ओके क्लास, नाउ लुकिंग एट दी वेरी नेक्स्ट पैसेज। ये पैसेज हम कहें बहुत एक आइडियल पैसेज है और यही वो उस तरीके के क्वेश्चंस है विच वी जनरली एक्सपेक्ट इन क्लाट एग्जाम या क्लाट लेवल के और बाकी एग्जाम्स में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक ये सेट स्टैंडर्ड उसके लिए होना चाहिए। बिल्कुल करंट से क्वेश्चन लिया गया है। दी क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, आपने नाम से ही समझ लिया है कि क्वेश्चन बात कर रहा है राफेल के बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी पैसेज देखते हो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप सबसे पहले गैदर योर थॉट्स, जितनी चीजें इस टॉपिक के बारे में आपने सोचा, पढ़ा, जो भी चीजें आपने पहले जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं, जस्ट गैदर इट कि क्या क्या। अब सपोज मेरे दिमाग में सबसे पहले अगर राफेल जेट सुनते ही क्या आता है कि भाई कहाँ से, किस कंट्री के साथ डील हुई है, तो भाई मेरे यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ है वो तो कि फ्रांस के साथ है। किस कंपनी ने ये डील की, कितने रुपए की ये डील थी, कितने जेट्स इसमें आ रहे हैं, कहाँ पहला बैच आया है, ये सब चीजें हम कंसाइज मैनर में देख लेंगे एक बार। चलिए एक बार जल्दी से इस पैसेज को रीड करते हैं, देन विल मूव विद द क्वेश्चंस। The first batch of 5 Rafale jets flew out of France on July 25 and will arrive in India on Wednesday, July 29, when the fighter jets will officially be inducted and join the Indian Air Force fleet in Haryana's Ambala. तो definitely Ambala में based होगा, एक airbase होगा, base station होगा जहाँ पर ये fighter jets आ रहे हैं। The fighter jets built by French aviation firm, यानी एक फ्रांस की aviation company है, which has been redacted by one, took off from the Mérignac Air Base in southern France, Bordeaux today and landed safely at Al Dhafra Air Base in the UAE after sortie of more than 7 hours. Sortie को जनरली हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फ्लाइट होती है, शॉर्टी कहा जाता है, उसको शॉर्टी कहा जाता है, बट यहाँ पर 7 आवर्स की बात की जा रही है। और फ्रांस से लेकर वो यूएई तक आया, यूएई में फिर वो रुका और अगले बार फिर वो वहां से इंडिया की तरफ आया। The 5 aircrafts will be the first tranche यहाँ पर बैच को बताता है कि एक बैच में जैसे फ्लाइट आई है, तो the first tranche of the 36 planes bought by India from France in a rupees 59,000 crore इंटरगवर्नमेंटल डील इन 2016। इंटरगवर्नमेंटल डील का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रांस गवर्नमेंट बोथ सेट ऑन अ टेबल, डिस्कस्ड, नेगोशिएटेड द डील एंड देन क्रैक्ड द डील, फाइनल किया, क्या क्या डीलिंग में रही, वो सारी चीजें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर चलती हैं। डिलीवरी ऑफ 10 एयरक्राफ्ट हैज बीन कंप्लीटेड ऑन स्केड्यूल, 5 विल स्टे बैक इन फ्रांस फॉर ट्रेनिंग मिशन, द डिलीवरी ऑफ ऑल 36 एयरक्राफ्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन स्केड्यूल बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 तक 36 के 36 एयरक्राफ्ट इंडिया पहुंच जाएंगे, ये फ्रांस एम्बेसी ने स्टेटमेंट में कहा। The Rafale fighter jets are capable of carrying a range of highly effective weapons including Meteor air-to-air missile and Scalp cruise missile। ये इन्होंने बता दिया आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि Meteor air-to-air missile लगी हुई है उसमें, Scalp cruise missile लगा हुआ है, और जो हमारे पास आ रहा है वो काफी मॉडिफाइड वर्जन है या काफी अल्टरकेशंस उसमें किए गए हैं। The Rafale jets will come in various India specific modification, यानी as per the demand of the Indian government and Indian defense forces, Indian Air Force के कहने के अकॉर्डिंगली उसमें जो भी चीजें हैं वो सारी चेंजेस किए गए, इंक्लूडिंग द इजरायली helmet mounted display, radar warning receivers, low band jammers, 10-hour flight data recording, infrared search, as well as the tracking system among others। ये सारी चीजें उसमें करके इंडियन स्पेसिफिक वर्जन में दिया गया। The Indian forces readied the required infrastructure to welcome the jets in its lineup now. Excerpt has been taken from NDTV, reported by Vishnu Som, edited by शैला वर्मा ने इसको एडिट किया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की सीधी बात आती है। देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है The Rafale deal between India and France is seen to carry great strategic significance. Which of the following is directly impacted by deal? आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहना होगा जहां पर सब्जेक्टिव मैनर में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपके व्यूज पूछ रहा है। कई बार ऐसे होंगे व्यूज जब हम कहें कि एक कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं या कई केसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूछा क्वेश्चन में कि स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है ये राफेल डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इनमें से 4 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है इस डील के थ्रू। पहला पॉइंट कहता है जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और फ्रांस के एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ये डील दिखाती है। जी बिल्कुल सही बात है ये तो। वैसे अब हमें आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर मिल चुका है, बट स्टिल लेट्स सी द अदर ऑप्शन।
दी वन बेल्ट वन रोड मिशन ऑफ द चाइना, भाई चाइना का वन बेल्ट वन रोड मिशन है, डेफिनेटली इंडिया को इससे डिफेंस, जो हमारी डिफेंस डील है, हमारा राफेल का डील को वन बेल्ट वन रोड मिशन से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली द चाइनीज इनिशिएटिव टू बिल्ड अ न्यू सिल्क रूट, चाइना एक नया सिल्क रूट बना रहा है, उसमें भी हमारे एयर जो एविएशन डील है इससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। द ट्रेड रूट ऑफ द मिडिल ईस्ट, अगेन इट वोंट बी हैम्पर्ड बाय दिस डील। तो डायरेक्टली इंपैक्ट क्या हो रहा है? डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है इंडिया फ्रांस की कोऑपरेशन इंप्रोवाइज हो रही है और एक जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन हमें देखने को मिलेगा। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, आई होप ये बहुत इजी है आपके समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Indian Air Force is also in the process of procuring a new generation medium range modular air to ground weapon system HAMMER to integrate with the Rafale jet. What does the term HAMMER stand for? तो HAMMER क्या है ये तो आपको यहाँ से समझ आ गया। एक मीडियम रेंज का मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन है, हवा से सतह पर मार करने की क्षमता वाला एक वेपन। पूछा आपसे हैमर की अब्रिविएशन क्या है, तो अगेन ये तो आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, नहीं पढ़ा है तो फिर तो उसको करने का सवाल ही नहीं उठता। हाईली एडवांस मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज नहीं, हाईली एजाइल, एजाइल मींस फास्ट, मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, दिस इज द राइट आंसर। हाईली एजाइल मैनवेबर मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, मैनोवर कर पाता है, मैनोवर कर पाना मतलब इजीली मूव कर पाता है, तो एक वर्ड इसमें मिसिंग है। एनीवेज ये फिर भी राइट ऑप्शन है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। Which of the following has been replaced by one हमने देखा पैसेज में कि एक बात करता था फ्रांस की एविएशन फर्म की, दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जिसने ये बनाया है फ्लाइट, ये एयरक्राफ्ट जिसने बनाया है, तो बहुत सिंपल आंसर है दासो एविएशन। ठीक है, सो दासो एविएशन इज द फर्म बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राफेल, और फ्रांस की गवर्नमेंट को भी इन्होंने बनाकर ये दिया था पहले, और भी कई कंट्रीज को उन्होंने वो बेचा है, एंड अल्टीमेटली हमने भी वही डील में डिफेंस जो एविएशन डील हुई इसमें हमने इसको खरीदा है। नाउ हम इसकी जब बात करते हैं, हम इसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स साइज, इट माइट बी स्मॉल। अगर हम साइज वाइज देखें तो हमारे पास इससे बड़े साइज की भी फाइटर जेट्स हैं, से सुकोई Su-30 MKI, दैट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट्स साइज, बट स्टिल राफेल की सबसे खासियत जो है वो इसकी कहीं ना कहीं जो उसका पेस है, जो उसकी स्पीड है, और उसमें जितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए जा पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें एडिशन लगाई जा पा रही हैं, कोई भी मिसाइल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो हैमर की हम बात करें और भी बहुत सारे मिसाइल्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन एंड प्रिसिजन ऑफ द जेट, ये इसका एक कहीं ना कहीं टॉकिंग पॉइंट रहा है। Which of the following indigenous organization is responsible for the design, assembly and fabrication of combat aircraft in India? इंडिया में कौन सी ऐसी नेटिव यानी हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजाइन करे, असेंबल करे और फैब्रिकेट करता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक एट इट्स ऑप्शंस। ऑप्शन में कहा DRDO, आप सब जानते हैं DRDO क्या है, इट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के साथ डील करती है? नाम में ही है डिफेंस रिसर्च, तो डिफेंस के रिसर्च, डिफेंस में रिसर्च करेगी, यानी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इट कुड बी एम्युनिशंस, वो हो सकता है UAVs की बात करें, हो सकता है गन्स वगैरह की बात की जाए, हो सकता है IDs या किसी तरीके के बॉम्ब्स की बात करें, इन सब पर रिसर्च, या इवन फर्स्ट एड किट्स जो स्पेशली जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए नई कोई फर्स्ट एड किट बनानी हो, बिकॉज वहां पर डिफेंस के केसेस में इट इज नॉट समथिंग, अगर वहां पर कोई इंसिडेंट होता है, आप सुनते हो कि फलानी जगह पर कश्मीर में यहाँ पर कोई एक ब्लास्ट हुआ जिसमें जवान घायल हुए, सो हम टीवी पर बैठ के तो हमें कुछ नहीं लगता, हमारे लिए वो जस्ट एक न्यूज है, बट अगर आप उसको उस एंड से देखें, किसी जवान के साथ ये हुआ जिसने अपना पूरा फ्यूचर प्लान किया था आर्मी के साथ, एंड एक मोमेंट में उसके साथ वो कुछ एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसे मिसहैपनिंग हुई दैट ही लॉस्ट हिज लेग फॉरएवर। हमारे लिए तो एक वो सिर्फ ये न्यूज़ है कि भाई घायल हुए जवान, लेकिन उस जवान के साथ क्या होगा, उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, ये हम नहीं सोचते, बट इसको सोचने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगी जो उस पर काम कर रही है। देन देयर इज DRDO जो कहता है कि हम ऐसा फर्स्ट एड किट बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कि
कहीं पर कोई एक ऐसी जगह है, लेट से जंगल वॉरफेयर की बात चल रही है, कहीं जंगल में हमारा सीआरपीएफ की यूनिट मूव कर रही है नक्सलाइट एरिया में, और वहां पर कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, सो वहां पर वो लोग ये नहीं करेंगे कि हम एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं और एम्बुलेंस आ रही है और लोगों को पिक कर रही है, ऐसा नहीं होता है। उनके पास बहुत ही कम रिएक्शन टाइम होता है, बिकॉज दे हैव टू डील विद द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एज वेल एज दे हैव टू कीप अप देयर स्पिरिट ऑल्सो। तो ऐसे में क्या होता है, सारे लोग कहीं ना कहीं फाइट करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड देन एक कोई पर्सन इंजर्ड है जिसने ये भी बोल रखा है कि भाई मेरी चिंता छोड़ो, तुम आगे का देखो, तुम जो सामने तुम्हारे जो भी टेररिस्ट है या नेक्सलाइट है उसको न्यूट्रलाइज करो। तो यहाँ पर ऐसे मोमेंट में हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि उसकी लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस सब पर रिसर्च करती है कि हम कोई ऐसा फर्स्ट एड किट बनाए, कोई ऐसा बैंडेज बनाए, कोई ऐसा सीलेंट बनाए कि ऐसे केसेस में जब किसी को ग्रेव इंजरी हुई है तो उसका ब्लड लॉस को रिड्यूस किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आर, कि गोल्डन आर को रिड्यूस किया जा सके जब तक उसको प्राइमरी फर्स्ट एड देकर सस्टेन किया जाए, उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो ये डीआरडीओ का काम रहता है। और अगेन बाकी सारे जो हमने बोला कि मिसाइल पर रिसर्च करना है, बॉम्ब्स पर रिसर्च करना है, यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको ड्रोन्स कहा जाता है उस पर रिसर्च करना है, तो ये सारे काम तो उसके प्राइमरी हैं ही। देन देयर इज अनदर बॉडी कॉल्ड HAL which is called हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नाम में ही एरोनॉटिक्स है तो आप समझ गए हैं बात किसकी करेगा, एविएशन इंडस्ट्री की। और स्पेसिफिक है बिल्कुल ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए या हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर। देन वी हैव DRAL। यहाँ पर ये कंपनी है जो कि दासो एविएशन और जो ऑफसेट पार्टनर है रिलायंस, उन दोनों के को मिलाकर बनाया गया था, अगेन ओनली फॉर राफाल। एंड देन वी हैव इसरो, नाम से ही पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज कैपेबल ऑफ डूइंग द स्पेस रिसर्च, और इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ वही रहेगा। तो फिर चाहे वो हमें कोई स्पेस में रॉकेट भेजना है, कोई हमें सैटेलाइट भेजना है, कोई हमें मिशन चलाने हैं, रिसर्च मिशंस ऑन मून या ऑन लेट्स से मार्स मिशन चलाना है, तो ये सब चीजों के लिए। और अब हम सन की तरफ एक मिशन भेज रहे हैं अपना, दैट इज कॉल्ड आदित्य L1 टू स्टडी द आउटर मोस्ट लेयर या कोरोना ऑफ सन। सो अगेन फॉर दैट वी हैव the specialized organization called ISRO. तो the right answer is HAL, बहुत easily आप इसको identify कर पाएंगे। Now moving on, let's have a look at the very next question. Question कहता है which of the following organization is a major offset partner of India in the Rafale deal? बहुत न्यूज में आपने ये सुना, कई लोगों ने इसको हाईलाइट किया इलेक्शन कैंपेन में कि भाई राफेल में घोटाला हुआ है, बट दे वर अनेबल टू पुट अप द फाइल्स। तो उस सभी चीज़ों में जिसका आपने नाम सुना कि कोई लीडर हमारे ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने रिलायंस को डिफेंस डील दे दी जिसके पास कोई प्रायर एक्सपर्टीज नहीं है, तो रिलायंस वाज ऑफसेट पार्टनर। इट वॉज नोवेयर इन्वॉल्व इन द डील, बट ये एक ऑफसेट पार्टनर था, यानी एक हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी को एक रखा गया सो एज टू इंश्योर कि आगे किसी भी तरीके का अगर कुछ इशू होता है तो ये बफर अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसमें नॉट जस्ट रिलायंस वाज वन, बट देयर वाज सेवरल अदर कंपनीज जो कि ऑफसेट बने, बट क्वेश्चन में बहुत क्लियरली उन्होंने इंडिकेट किया मेजर। तो यहाँ मेजर में हमारी तरफ से देयर वाज वन कंपनी, दैट वाज रिलायंस। अब यहाँ पर हमें पॉइंट में कंफ्यूजन कहाँ आएगी, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम तब था जब डिफेंस डील हुई। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के साथ ऑफसेट पार्टनरशिप साइन हुई थी, बट यही रिलायंस डिफेंस लिमिटेड आज के टाइम में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 2017 के बाद ये नाम चेंज हुआ कंपनी का, और रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का नाम हो गया रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इसी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का पहले नाम हुआ करता था पिपावाव डिफेंस। So again, Pipavav Defense was the precursor to Reliance Defense Limited, and Reliance Defense Limited के बाद Reliance Naval and Engineering Limited इसी कंपनी का नाम हुआ। तो नेवल एंड इंजीनियरिंग आज हम जानते हैं, जब डील हुई थी तो Reliance Defense Limited था, और उससे पहले इस कंपनी का नाम पिपावाव डिफेंस हुआ करता था। पिपावाव में बहुत बड़ा पोर्ट है। So
अगेन द राइट आंसर विल बी, हम डिफेंस डील के टाइम की बात करेंगे तो वी हैव रिलायंस डिफेंस लिमिटेड एज द राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अगेन इस पे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है कंसोर्शियम ने कहा भाई जो हमने आंसर दिया है दैट इज द राइट आंसर, यानी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, एंड दैट इज वेरी मच शॉर्ट। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से वो सही है डिफेंस डील के हिसाब से। चलिए, आई होप आपको ये पैसेज समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पैसेज। ये भी बहुत अच्छा पैसेज है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम किए गए थे। लेट्स बिगिन विद द पॉइंट। पहले एक बार जल्दी से इसको पढ़ते हैं पैसेज को। ऑन May 8 इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड a new 80-kilometer long road in Himalayas connecting to the border with China at the Lipulekh Pass। लिपुलेख वर्ड आते ही आपके दिमाग में 2-3 एरियाज के नाम आएंगे, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, धारचुला, ये सारे रीजन, काला पानी, ये सब कुछ आपके दिमाग में आएगा। दैट मीन्स क्लियरली हम कहें तो इंडो नेपाल इशू आ गया। The Nepali government protested immediately, contending that the road crosses territory that it claims and accused India of changing the status quo। यानी what was the बेस, मतलब पहले जो चीजें थी उसको चेंज करना इज कॉल्ड स्टेटस क्वेश्चन, कुछ बदलना। विदाउट डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन अमंग द मैनी एस्केलेटरी मूव्स सिंस देन नेपाल डिप्लॉयड पुलिस फोर्सेस टू द रीजन, समन्ड द इंडियन एम्बेसडर इन काठमांडू एंड इनिशिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू फॉर्मलाइज एंड एक्सटेंड इट्स टेरिटोरियल क्लेम ओवर अप्रॉक्सीमेटली 400 स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े रीजन को उन्होंने अपने में दिखाया है और इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अपने पार्लियामेंट में पास करके ये टेबल किया और पास भी किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज कन्वेड इट्स ओपननेस टू अ डायलॉग बट डज नॉट सीम टू शेयर नेपाल सेंस ऑफ अर्जेंसी। इट्स इनिशियल स्टेटमेंट अग्रीड टू अ डायलॉग। इंडिया ने कहा भाई बात करने के लिए वी आर रेडी बट ओनली आफ्टर द कोविड-19 क्राइसिस। इसको खत्म होने दो फिर आराम से टेबल पे बैठकर बात करेंगे। वी आर नॉट रिजेक्टिंग योर क्लेम बट विल हैव अ फेयर डिस्कशन ओवर दिस। इंडिया हैज बीन इन इफेक्टिव पोजीशन ऑफ दिस टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 60 years। आजादी के बाद से हमारे पास ये एरियाज रहे हैं, हमारे मैप का हिस्सा रहे, हमारे रीजन का हिस्सा रहे हैं। हम लोग उसको लगातार अपने पोजीशन में रखकर उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। Although Nepal claims it conducted a census there in early 1950s। नेपाल ने कहा कि 1950s में हमने वहां पर सेंसस किया था। And refers to the 1815 सुगौली ट्रीटी, 1815 के सुगौली ट्रीटी को उन्होंने कहा कि भाई देख लो उस ट्रीटी को भी, as legitimizing its claim। But India new road up to the Lipulekh Pass is not an unprecedented change in the status quo। स्टेटस क्वो में कोई हमने चेंज नहीं किया है बिकॉज 2015 में चाइना के साथ डायलॉग में भी ये चीज क्लियरली कही गई थी। जब ट्रेड की बात हो रही थी, चाइना ने बोला कि ये लिपुलेख का एरिया जो है दैट इज इन द सॉवरेन राइट ऑफ इंडिया। India has controlled this territory and built other infrastructure here before, besides conducting its administration and deploying the military forces up to the border with China. The region is of strategic importance and the new road is now one of the quickest link between Delhi and the Tibetan Plateau. In a 2015 statement, China also recognized India's sovereignty by agreeing to expand the trade through the Lipulekh Pass। चाइना ने भी हमारी sovereignty को एक्सेप्ट किया है यहाँ पर कि भाई these regions are of India and ट्रेड करने के लिए उस रूट का यूज किया जाता है। एक्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम brookings.edu। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका हमें कोई काम नहीं है। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सो बी वेरी फेयर इन द ऑप्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट कैन बी सीन एज द डायरेक्ट कॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। डायरेक्ट कॉज इनमें से क्या है इस इंडिया नेपाल इशू का? पहला पॉइंट, द डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ मोटरेबल लिंक रोड दैट कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। आपने भी देखा इस पूरे पे पैसेज ही बेस्ड है कि हम उसके काफी बॉर्डर के क्लोज तक अपना रोड ले जा रहे हैं। ट्रेड करने में वहां से हमें आसानी होगी, डिफेंस मूवमेंट में आसानी होगी, हम अपने बॉर्डर को ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल इशू हुआ स्टार्ट। द 2015 अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर यूजिंग द लिपुलेख पास फॉर ट्रेड, ये अगेन 2015 का जो अभी हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि चाइना ने इंडिया की सॉवरेनिटी को कहा कि हाँ भाई इंडिया के ही अंडर में टेरिटरी है, तो डेफिनेटली नेपाल उस बात को लेकर भी काफी खफा था। थर्ड पॉइंट कहता है इंडिया पब्लिश्ड अ न्यू मैप व्हिच शोड द रीजन ऑफ काला पानी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। नाउ
रिसेंट में अगर हम कहें तो इंडिया ने ऐसा कोई मैप पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि हमारा मैप पिछले 60 साल से लिपुलेख को अपनी टेरिटरी दिखाता रहा है, हम लोग इवन उसको मैनेज करते हैं, तो वो टेरिटरी तो हमारी है ही। हमने कोई रिसेंट में मैप पब्लिश नहीं किया। नेपाल ने मैप जरूर पब्लिश किया है, हमने लास्ट ईयर मैप पब्लिश किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिस पर अगेन नेपाल ने क्वेश्चन किया था। तो बिल्कुल रिसेंट पे अगर हम चलें तो यहाँ पर इंडिया की जगह नेपाल हमें देखने को मिलता, दैट वुड बी द मोस्ट वैलिड पॉइंट, बट अगेन ये भी है पॉइंट, तो ये भी सही ही है। सो विल गो विथ ऑल ऑफ द अबव। सो इजी है क्वेश्चन काफी, बट थोड़ा सा सिर्फ आपको पढ़ना और समझना होगा पॉइंट को बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है The confusion between Nepal and India consists of a dispute over tri-juncture of ट्राई-जंक्चर यानी तीन एरिया का एक जंक्शन, तीन एरिया वहां पर नियर अबाउट में आ रहे हैं नेपाल और इंडिया के, जहां पर डिस्प्यूट है। तो ये तीन जगह कौन सी हैं? सो दैट एरिया इज कालापानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेख। न्यूज में कई बार आपने ये सुन लिया है। सो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ हैविंग लुक at the next question, the Treaty of Sugauli was signed between which of the following pairs? Treaty of Sugauli, जब हम आज़ाद नहीं थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करता था, तो ट्रेड रूट्स के टाइम पर उन्होंने डिफाइन किया कुछ अपने रूल्स, और उस टाइम पर जो मोनार्की थी नेपाल की, उनके साथ उनकी ट्रीटी साइन हुई थी। तो यहां पर हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ट्रीटी जो साइन हुई थी दैट वाज नॉट साइंड बाय ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया जब हम कहते हैं 1858 के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर क्राउन के अंडर में आ गई, और हमने उस जगह को, उस एरिया को उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया कहा था। लेकिन ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पर इट वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अदर पार्टी वाज नेपाल। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान रखना है कि उस टाइम पर कंपनी थी ईस्ट इंडिया की, गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली नेपाल हैज इशूड अ मैप क्लेमिंग लिपुलेख पास एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। नेपाल ने जो अपना मैप बनाया उसमें लिपुलेख को उन्होंने अपना कौन से टेरिटरी का, कौन से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा उन्होंने दिखाया है? सो उन्होंने धारचूला के एरिया में इसको रखा, वेराज हमारे यहाँ ये पिथौरागढ़ का एरिया है। तो अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इजीली आप इसको कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल? इनमें से किस नदी को नारायणी नदी के नाम से नेपाल में जाना जाता है? सो अगेन द आंसर इज वेरी सिंपल, गंधकी नदी। गंधकी नदी को ही हम लोग कई बार गंधक नदी भी बोलते हैं, जो नेपाल से होते हुए हमारे इंडिया में घुसती है, बिहार में गंधक नदी बहती है। सो गंधकी नदी को ही वहां पर नारायणी नदी भी कहा जाता है। अगेन अ ज्योग्राफी क्वेश्चन, येट वेरी सिंपल। तो ये बहुत अच्छा पैसेज एक हमारा कवर होता है। ये कुछ ऐसे पैसेजेस हैं, चाहे हम राफेल वाले की बात करें या हम बात करें इंडो नेपाल डिस्प्यूट पे, पैसेजेस उन्होंने हर एक जगह पर सही कॉन्टेक्स्ट में उठाया है, बट अगेन क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछे गए हैं। नेवरदलेस ये दो पैसेजेस हमें बहुत अच्छे मिले हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पैसेज। टॉपिक अगेन बहुत बर्निंग टॉपिक है। टॉपिक बात करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। पैसेज को एक बार पढ़ते हैं। One thing struck us as a major difference between the National Education Policy NEP 2020 and its predecessor. The earlier national policies on education from 1986 and 1992 presented themselves as an attempt to consolidate and build on earlier effort, particularly the NPE 1968. The new NEP 2020 policy, on the other hand, is very keen to establish that it is different from everything in the past and including its name. हर चीज में भिन्न है, नाम में भी भिन्न है। पहले हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बोलते थे, इस बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला है। हमारे यहाँ जब भी हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला 1968 में आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, देन फॉलोड बाय 1986, फिर उसी का रिवाइज फॉर्म 1992 में आया, और फिर हमारे पास आया 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE बोल रहे थे, अब हम NEP बोल रहे हैं।
Nowhere does the attitude come across as starkly as it does in the section on higher education. अब इस पूरे पैसेज में हायर एजुकेशन को लेकर ही थोड़ी बहुत बात की गई है, कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं. सो लेट्स गेट थ्रू these facts. And how the higher education ecosystem will be by 2040. By this time, if the policy has its way, the Indian higher education ecosystem will be populated with higher education institutions, यानी HEIs. Higher education institutions, वो institutions जो डिग्री ऑफर कर सकते हैं, they are called higher education institutions. अब हमारे पास HEI का एक पूरे का पूरा अम्ब्रेला सिस्टम बनने वाला है नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में. These will comprise universities and college and public and private sectors, all of which will be multidisciplinary. कई सारे अलग अलग कोर्सेज, कई सारे स्ट्रीम्स अलग अलग चलेंगे, with each populated with more than 3,000 student with at least one in or near every district. इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास में HEI होगा. Universities will conduct research in postgraduate and undergraduate teaching, some research intensive, another teaching intensive. College will largely teach at the undergraduate level, with a number of them having their medium of instruction in either bilingual or local or Indian languages. The colleges can manifest in cluster around the universities as constituent colleges or maybe standalone autonomous one. Ideally, all the HEIs will eventually become independent self-governing institution with considerable faculty and institutional autonomy. They will have complied with the series of regulatory exercises that are light but tight and will be operated by a large number of private accreditors, overseen by a new set of regulatory institution at the national level. काफ़ी सारी कथा कहानी इसमें आपको सुनने को मिली. प्रैक्टिकली हम कहें तो इसका इफेक्ट मीन्स इस पैसेज से हमें जो कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है दैट इज बिल्कुल ही ऑब्सोलीट है, कुछ भी काम की चीज़ हमारे पास नहीं आई है. एनीवेज, एक बार जल्दी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं क्या है क्वेश्चंस और क्या वो अच्छे क्वेश्चंस हैं भी या नहीं. Which of the following statements are not true in relation to the changes envisioned by the new education policy 2020? Okay, so हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर R तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था which of the following statement is not true. Anyways, the statements are not true में हमें more than one होने चाहिए थे, जो कि नहीं है यहाँ पर. The NEP 2020 aims at making India global knowledge superpower. ये तो भाई नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा होगा ही होगा. The renaming of the Ministry of HRD to Ministry of Education. आप सबने ये न्यूज़ सुना कि HRD मंत्रालय का नया नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है. The development of national course curriculum to provide new curriculum by 2021. ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया है कि नया हमारे पास NCF आएगा, यानी नया करिकुलम फ्रेमवर्क, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है 2021 में, ऐसा नहीं कहा गया है. सो ये पॉइंट हमारे लिए इनकरेक्ट है. तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है वही पूछा था. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू फैसिलिटेट एन इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच. होना भी चाहिए, तो ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था और इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द NEP 2020 एम्स टू प्रोवाइड a holistic change to the current education system in India. Which of the following is not related to the aim of NEP 2020? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एम से इनमें से क्या रिलेट नहीं करता. अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें, पहला पॉइंट जो बात कर रहा है वो भी चेंजेस की ही बात कर रहा था. दूसरे में फिर उसको थोड़ा सा और ब्रॉडन किया गया और एम वर्ड यूज करके इसको आपसे पूछा गया है कि क्या इसमें से एम नहीं है. पहला पॉइंट कहता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. बिल्कुल, ये तो चाहते ही हम कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो टिल सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री स्कूल. और 6 to 14 का तो आप जानते ही हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में भी वो आता है.
बी पॉइंट किया था टू ब्रिंग 20 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। बिल्कुल ये भी आइडिया है गवर्नमेंट का कि जो 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अट्रिशन बहुत ज़्यादा है स्कूल से, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए ताकि सारे बच्चों को हम चाहते हैं कि ओपन स्कूलिंग के थ्रू ही कम से कम पढ़ाई करवाई जाए, वो बेसिक एजुकेशन ज़रूर लें। देन वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, ये भी गवर्नमेंट ने चेंज लाया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि हर बच्चा अब क्लास 6ठी के बाद इंटर्नशिप कर सकता है अगर वो चाहे तो। जो भी उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो चाहे स्पोर्ट्स में रहना चाहता है तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, वो कुकिंग में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए उसकी इंटर्नशिप होगी, साइंस में इंटरेस्ट है उसको, बायोलॉजी में है तो उसके अकॉर्डिंगली, फिजिक्स में है, रोबोटिक्स, अब वो फिजिक्स में फिर अलग अलग पार्ट्स, वो स्पेस साइंटिस्ट यानी वो लेट से एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता है, रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग करना चाहता है, मरीन इंजीनियरिंग करना चाहता है, या फॉर दैट मैटर वो लेट से मिनरल और पर रिसर्च करना चाहता हो, कुछ भी जो भी वो करना चाहता है, केमिस्ट्री में उसको बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंटर्नशिप वो कर सकता है। हर एक बच्चे को उसके रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में इंटर्नशिप कराई जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि 6 साल का बच्चा कोडिंग करेगा। तो आप जितने भी आजकल ऐड देखते हैं कि 6 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है, आइए कोडिंग सीखते हैं, सो अगेन दैट शुड नॉट बी डन। या ठीक है, प्रमोशन के लिए एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, बट 6 साल का बच्चा जनरली डोरेमोन और शिनचैन देखता है। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following is proposed as a change in the structure of institution responsible for affiliation and accreditation under the NEP 2020? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको कहूँ, और बिल्कुल ही यहाँ पर ये सही नहीं बैठता है ये क्वेश्चन पूछना। Which of the following is proposed as a change in the structure of institution? तो इसको समझने के लिए you have to get into the in-depth analysis of NEP, जो जनरली हम लोग नहीं करेंगे। हमें सुपरफिशियली फैक्ट्स तो जरूर पता होने चाहिए, बट कि बॉडीज के बारे में उसके साथ कौन रिलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन इस लेवल पर 12th के एग्जाम के लेवल पर बिल्कुल भी वैलिड नहीं बैठता है। मीन्स मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ 12th के लेवल पर, मतलब कि 12th इज दी एलिजिबिलिटी, बट अगेन कंटेंट वाइज अगर हम देखते हैं तो हम 10th तक की ही बात करते हैं, सेकेंडरी प्लस अ बिट ऑफ द टिंज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं से भी हमारे लिए वैलिड नहीं है, हम इसको भी डिस्कस भी नहीं करेंगे फर्दर। हम कभी जब NEP को डिस्कस करेंगे देन विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। Which of the following is not a vertical under the Higher Education Commission of India HECI? Again, उसी तरीके का सवाल है, यहाँ पर इसकी वैलिडेशन नहीं है खास कुछ। What is the proposed percentage of expenditure for education out of GDP under the National Education Policy 2020? इनमें से proposed percentage वो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का, GDP का कितना है NEP 2020 में, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हर NEP में हम लोग 6% की ही बात कर रहे हैं अभी, कितना एक्सपेंडिचर हमारा होना चाहिए इन टर्म ऑफ द टोटल GDP का, इतना % हिस्सा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला पैसेज। फिर से बहुत एक अच्छा पैसेज चूज किया गया है, टॉपिक बहुत अच्छा है, रीसेंट सार्क और SCO की समिट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ही एग्जाम से हम कहें 10-12 दिन पहले का कॉन्टेक्स्ट में ये पैसेज पूछा गया है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, लेट्स रीड द होल पैसेज फर्स्ट एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। Days after India-Pakistan tension spilled over a meeting of the Shanghai Cooperation Organization, External Affairs Minister S. Jaishankar and Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi are expected to meet via video conference at the SARC, यानी South Asian Association for Regional Cooperation, meeting on September 25. All members countries have confirmed participation in the meeting to be chaired by Pradeep Kumar Gawali डैश ऑफ नेपाल, यानी कौन से मिनिस्टर है नेपाल की, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये हमें पता चल रहा है रिडक्शन को देखकर। The respective foreign minister will take part. Sources familiar with the preparation for the meeting told The Hindu, तो हमें ये भी पता चल गया कि एक्सेप्ट उठाया गया था द हिंदू से, referring to the 8 members of SARC, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि SARC comprises of 8 members
इंक्लूडिंग 2, यहाँ एक कोई कंट्री होगी, देन बांग्लादेश, 3 एक कोई कंट्री है, देन इंडिया, 4 एक कोई कंट्री है, फिर नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज हिट करनी चाहिए कि ये रिडक्शन 2, रिडक्शन 3, रिडक्शन 4 पेपर में वो पूछ सकता है क्वेश्चंस में, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। A senior Indian official also confirmed that Mr. Jaishankar will attend despite the incident at the SCO virtual meeting of National Security Advisors on Tuesday। एक मीटिंग हुई SCO की वर्चुअल मीटिंग, उसमें कुछ इवेंट हुआ जिसके बारे में ये बात कर रहा है, एक कोई इंसिडेंट की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इंडिया के NSA हैं अजीत डोवाल, stormed out after he saw the Pakistan special advisor on national security Moeed Yusuf had used a map of Pakistan that came Indian territory। बता दिया इन्होंने कि इंसिडेंट है क्या। NSA अजीत डोवाल उठकर चले गए मीटिंग से SCO की, क्योंकि पाकिस्तान के स्पेशल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी जो है उसने एक ऐसा मैप दिखाया जहां पर इंडियन टेरिटरी को उन्होंने अपना क्लेम किया है। तो ये सब अगर आपने न्यूज़ पढ़ा है तो आपको पता चल गया कि गुजरात की टेरिटरी को यानी जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपने एरिया में दिखाया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, This was a blatant disregard to the advisory by the host 5। Again एक रिडक्शन हमारे पास आया है against it and in violation of the norms of the meeting। After consultation with the host, the Indian side left the meeting protest at that juncture, the MEA has said about the incident। When asked, the sources said that no specific guidelines on background or map have been issued by SAARC Secretariat in Kathmandu, that is also the chair of the SAARC at present, but they hope that would go smoothly। A meeting of SAARC Finance Minister where an additional secretary represented India instead of the Finance Minister Nirmala Sitharaman, and Pakistan was represented by its special advisor on finance, took place on Wednesday without any incident। So excerpt has been taken from Hindu written by Suhasini Haider, 17 सितंबर का ये आर्टिकल है। आते हैं क्वेश्चंस पे। Which of the following has been replaced by 1 in the passage? 1 हमने जहां पर बात की थी प्रदीप कुमार ग्वाली का नाम था वहां पर। अगेन मैं ऐसे क्वेश्चंस को कहूंगा कि कहीं से भी वैलिड नहीं है, बिकॉज द थिंग इज हम इतने सारे मिनिस्टर क्यों याद रखेंगे कि 1 क्या है। अब सीधी सी बात वो पूछ रहे हैं, ऑल मेंबर्स कंट्रीज हैव कंफर्म पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग टू बी चेयर्ड बाय प्रदीप कुमार ग्वाली डैश ऑफ नेपाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपाल के ये क्या हैं, नेपाल के भाई क्या है, हमें उससे क्या मतलब है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तक चीज़ें समझ आती है, प्रेसिडेंट वगैरह पे चीज़ें समझ आती है, बट ये क्वेश्चन बहुत एक हम कहें बेकार है क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट 4 और 5 वर्ड्स। द रिस्पेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर्स विल टेक पार्ट। तो डेफिनेटली हमें समझ आ गया है कि ये भी फॉरेन मिनिस्टर की मीट है, तो डेफिनेटली प्रदीप कुमार ग्वाली विल ऑल्सो बी अ फॉरेन मिनिस्टर। तो चलिए देखें एक बार ऑप्शंस में है कि नहीं। ऑप्शन कहता है ए प्राइम मिनिस्टर, तो बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आ गया हमारे पास आंसर। हमने अभी फॉरेन मिनिस्टर की बात की है, दैट फॉरेन मिनिस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्री को ही हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, नहीं सिंपल नहीं था, नेवरदलेस हमने कर लिया इसको क्योंकि हमने 4-5 वर्ड पे कीवर्ड्स पे ध्यान रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज अ पार्ट ऑफ सार्क नेशंस। इनमें से कौन सी कंट्री सार्क का हिस्सा है। अब हम सबसे पहले देखें तो हमने सार्क के 8 नाम जो देखे उसमें हमने रिडक्शन देखे 2 फिर 3 फिर 4, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। So that was a bit confusing कि अगर पूछना ही नहीं था तो what was the point of discussing या what was the point of mentioning 2, 3 and 4 as reduction। उसकी जरूरत नहीं थी। सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी कंट्री सार्क का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन हिस्सा है, तभी आप बता पाओगे कि कौन हिस्सा नहीं है। देयर आर 8 नेशंस व्हिच आर द पार्ट ऑफ सार्क। अगर मैं इंडिया के एक्सट्रीम वेस्ट से स्टार्ट करता हूँ तो वी हैव आफ्टर इंडिया वी हैव पाकिस्तान, देन फॉलोड बाय बांग्लादेश, देन सॉरी अगर मैं इंडिया के वेस्ट से स्टार्ट करूं, इसको थोड़ा सा अगर मैं इंडिया के वेस्ट से स्टार्ट करता हूं तो वी हैव अपने आप को जोड़ लेते हैं इंडिया, देन फॉलोड बाय पाकिस्तान, फॉलोड बाय अफगानिस्तान। आ जाए हम ईस्ट की तरफ वी हैव नेपाल, देन वी हैव भूटान, फिर आ जाए नीचे की तरफ थोड़ा सा वी हैव बांग्लादेश, एंड देन हम बिल्कुल साउथ इंडिया में चले जाएं तो वी हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये 8 देश हैं सार्क के। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या पूछ रहा है। इंडोनेशिया, तो साउथ एशिया में तो इंडोनेशिया आता ही नहीं है। सार्क ग्रुप कहाँ का है, ये साउथ एशिया का ग्रुप है।
तो हमें क्या बात करनी थी, साउथ एशिया की बात करनी थी, लेकिन इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का देश है, सिमिलरली थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का देश है, म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का देश है, एंड देन वी आर लेफ्ट विद मालदीव्स, दैट इज द राइट आंसर। सिंपल है, अभी हमने बात भी किया। तो ये 3 कंट्रीज इसका हिस्सा नहीं होंगे, ये आसियान का हिस्सा जरूर है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये पार्ट है। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। Which of the following has been replaced by 5 in the passage? रिडक्शन है 5, तो पैसेज में एक बार देखते हैं। This was a blatant disregard to the advisory by the host dash against it। अब ये किस चीज की बात कर रहा है ये हम देख लेते हैं जल्दी से। ये एससीओ मीटिंग की बात कर रहा था, जहां पर अजीत डोवाल जी, जो कि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन्स, जेम्स बॉन्ड भी उनको कहा जाता है, तो उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने एक पूरे का पूरा डिस्टॉर्टेड मैप अपना पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इंडिया की टेरिटरी को अपने में घुसेड़ लिया था। तो उसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि होस्ट कौन था उस मीटिंग का जहां पर ये इंसिडेंट हुआ। तो एससीओ की मीटिंग हुई रशिया में, तो आंसर विल बी, देख लेते हैं, रशिया इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India has not agreed to attend a summit hosted in Pakistan, but it remains an important promoter of the SAARC process. In which of the following years the SAARC Leaders Summit was held lately? SAARC Leaders की summit कब हुई थी? थोड़ा सा अगेन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सार्क लीडर्स की समिट हर 2-2 साल के बाद होती है। 2014 में मीटिंग हुई जिसको सबने अटेंड किया, देन 2016 में मीटिंग होनी थी, बट 2016 में 18 सितंबर के दिन आप सबको पता है उरी में आतंकवादी हमला हुआ था जिसको स्पॉन्सर किया पाकिस्तान ने, एंड एज अ रिवर्ट ऑफ इट 29 जस्ट आफ्टर 11 डेज 29 सितंबर को इंडिया ने उसका बदला लिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके। और उसके बाद फिर इंडिया ने एक बहुत मजबूत बात रखी अपनी कि भाई सार्क नेशन की मीटिंग में वी विल नॉट बी there until or unless Pakistan will take action on those terrorist activities which are going in their nation, जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। उस फंडिंग को, उस स्पॉन्सरशिप को वहाँ के टेररिस्ट पे एक्ट करे पाकिस्तान, तभी जाकर इंडिया और पाकिस्तान की बात होगी। इस वजह से इंडिया ने 2016 का सार्क मीटिंग अटेंड नहीं किया था, लीडर समिट। और इंडिया ने, सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, इंडिया के बाद बांग्लादेश ने भी इसको बॉयकॉट किया, देन फॉलोड बाय इसको श्रीलंका ने बॉयकॉट किया, इसको अफगानिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, इसको भूटान ने बॉयकॉट कर दिया, इसको मालदीव्स ने बॉयकॉट कर दिया, एंड देयर वर ओनली 2 कंट्रीज व्हिच वर लेफ्ट, वन वाज पाकिस्तान जहां पर मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में, एंड द अदर कंट्री वो चेयरमैन थे, दैट वाज नेपाल। ठीक है, बट मीटिंग तो तब भी हुई, 2 ही कंट्री का हुआ हिसाब किताब, तो फिर भी हम इसमें 2014 लिख रहे हैं जहां पर सारे लीडर्स आए, आखिरी बार वही मीटिंग इसकी फाइनल हो पाई थी। अभी फिर से इनविटेशन मिला है जिसको कि इंडिया ने एक्ट नहीं किया, जिस पे कुछ भी इंडिया ने कहा भाई पहले तुम अपना देख लो, सही सही हिसाब किताब लगा लो, हरकतें तुम्हारी इतनी गंदी, लेकिन तुम मीटिंग तुम्हें करनी है हमसे। The above passage mention about Pakistan's special advisor on national security Moeed Yusuf using a map of Pakistan claiming Indian territory. Which of the following territory is in context here? तो हमने बात की गुजरात के मैप में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है और वहाँ के जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखा दिया है, गिर वाला पूरा रीजन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यानी जूनागढ़। अगेन बहुत इजी था, पैसेज इजी था, कुछ क्वेश्चंस बेकार आपको देखने को लगे होंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर चेजेबल, इट वाज डूएबल, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज ऑन द इजियर नोट। बहुत इजी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। Now let's have a look at the next passage. Okay class, so now looking at the last passage. So आप बहुत clearly यहाँ पर देख सकते हैं passage का context आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर relation between UAE and Israel यानी peace treaty पर बात है। Just we'll read the passage first and then we'll discuss the question. So passage कहता है, in the middle of the pandemic, the geopolitics of the world's most troubled region took a historic turn this week when the UAE and Israel, under the benevolent gaze of US President Donald Trump, यानी यहाँ पर ट्रम्प जी क्या हैं, विटनेस, signed an agreement to normalize the relation. किस के रिलेशन की नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, UAE and Israel. The deal opens up a new opportunities for India to play a much larger role in the regional security and stability in the Gulf, where New Delhi enjoys a special relation with both
जेरूसलम एज वेल एज अबू धाबी, यानी कैपिटल ऑफ यूएई एज वेल एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, दोनों के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है अब तक. The bare bones of the deal envisages establishing regular diplomatic relation between the UAE, the rising influence power in the Gulf, and Israel, the incredible Hulk of the region. कहीं ना कहीं दबदबा इजराइल का इस पूरे के पूरे रीजन में रहता है, अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें. बट अ कंट्री ऑफिशियली नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद मोस्ट ऑफ इट्स अरब नेबर्स. अरब जो पड़ोसी राज्य हैं उसके, यानी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, उनके साथ इजराइल के रिलेशन बहुत, हम कहें, कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है. इन द फर्स्ट ट्वीट, Crown Prince Mohammed bin Zayed, the Crown Prince of UAE, said during a call with President Trump and PM Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of the Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperate in setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship. In return, Israel agreed to suspend its annexation plans for the West Bank that would have been deeply destabilizing. Benjamin Netanyahu gets a diplomatic victory which may be short-lived given the nature of the Israel politics, but Israel gets a diplomatic and economic opening with the big power in the Gulf that could open doors given its security interest, legitimacy and perhaps open the door to Middle East peace. तो कुल मिलाकर पीस रिलेशन की ही बात कह रहा है ये पैसेज. थोड़ा सा और अगर हम देखते हैं तो कहा गया many of the Arab powers such as Oman, Bahrain, Egypt and Jordan, apart from the big global powers and India, have welcomed the deal. Iran has slammed it, as have Turkey and Syria. Saudi Arabia has been very quiet given the close ties between Mohammed bin Zayed and Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman कौन है? So he is the Crown Prince of KSA, यानी Kingdom of Saudi Arabia. It is unthinkable that KSA was not consulted, particularly when the US is the third pole in this agreement. The deal gives US pole position as it's the premier Gulf Arab power with diplomatic leverages with Israel and the US. This deal is about to positioning in Washington DC, said James Dorsey, the Gulf and Middle East expert. अब एक्सर्प्ट्स को देखें तो कहता है कि इकोनॉमिक टाइम्स से आर्टिकल उठाया गया है, इंद्रानी बागची ने इसको लिखा था. हमारे काम की नहीं है इसमें कोई भी बात. मूविंग ऑन, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सो नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल रिमेन सब्जेक्टिव. जब भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, दैट मीन्स द व्यू ऑफ द स्टूडेंट एंड द व्यू ऑफ एग्जामिनर माइट नॉट बी सेम. सो यहां पर बात वही आती है कि जो कह दे एग्जामिनर, दैट विल बी द राइट ऑप्शन. आपको मैच करना है उसके लेवल ऑफ थिंकिंग को, विच इज वेरी डिफिकल्ट इन नेचर given the manner in which the questions are being asked. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. The US is seen as a major role player in the peace deal between Israel and UAE. Which of the following is not a reason for the involvement of US in the deal? इनमें से कौन सा रीजन नहीं है US का डील में पार्टिसिपेट करने का? तो पहला पॉइंट कहता है डील grants a diplomatic win to the US President Donald Trump ahead of the presidential election. बिल्कुल सही बात है ये तो. The effort of the US to bring the war in Afghanistan to an end have not been a success yet. बिल्कुल सही बात है. अब कोशिश तो बहुत की यूएसए ने कि डील करके पीस डील साइन करने के बाद अफगानिस्तान में शांति हो जाए और इनकी वाहवाही हो जाए, बट दैट was not the thing which happened. The effort of USA to bring peace between Israel and Palestinian have not been successful yet. ये भी कोशिश की है अमेरिका ने कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच रिश्ते सामान्य कर दिए जाएं, वो भी नहीं हुआ अब तक. The deal gives a central strategic rule to USA in the Middle East. यही इकलौती चीज है जो कि हम कहें यूएसए का रीजन नहीं है. हम अगर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि पूरी डील को साइन करने में इजराइल और यूएसए के बीच यूएस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है. इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है यूएसए का इन्वॉल्वमेंट का इस डील में? सो दैट ये कोई उसका डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं बनेगा. सेंट्रल स्ट्रैटेजिक रूल यूएसए का अभी भी मिडिल ईस्ट में नहीं है, कमांडिंग उतनी पोजीशन इनकी नहीं हुई है. Now, looking at the next question, which of the following is true in relation to the stake of Palestine in the peace treaty between US and Israel? Again, question बहुत subjective nature का है, views person to person vary करेंगे. कहता है इनमें से क्या सही है, पैलेस्टीन का यूएई और इजराइल के पीस ट्रीटी से क्या लेना देना, वो देखना है आपको. इजराइल हैज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, नहीं किया इजराइल ने अब तक ये रिकॉग्नाइज. दिस can be an opportunity for the Palestine to establish cordial relation या diplomatic relation with Israel? बिल्कुल भी नहीं. इजराइल और उसकी पीस डील से कहीं से भी पैलेस्टीन इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है अभी. The deal marks both a win and setback to the Israel-Palestine relation, कह नहीं सकते. A peace treaty would also be signed between Israel and Palestine, ऐसा कोई भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो ये भी गलत है. तीन ऑप्शंस हमारे पास गलत है. You can follow the elimination method and can reach to the
करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये आंसर ऑप्शन सी के साथ सही होगा। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द पीस डील इन द मिडिल ईस्ट रीजन। ये डील साइन हुई है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इनमें से क्या नहीं है। फिर से सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन। द डील स्मूथेंस द यूएई इंटरनेशनल कैंपेन टू बी सीन एज अ बेकन ऑफ टॉलरेंस इन द मिडिल ईस्ट। अगेन हम कहें कि डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है। जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। Which of the following is not a direct impact of the peace deal in Middle East region? Middle East region में direct impact peace treaty का क्या नहीं है? Okay, the deal smoothens the UAE international campaign to be seen as a beacon of tolerance in the Middle East. बिल्कुल है, ये तो direct impact हो गया। It puts the UAE as a leader in the regional power dynamics among the neighboring Gulf Arab state. ये भी बिल्कुल सही बात है। और UAE powerful इस मैनर में भी हो रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर पूरे के पूरे, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, there is just one country जो कि न्यूक्लियर पार्ट हो रहा है, and that is UAE. The deal gives Netanyahu a domestic boost at a time when Israel coalition government is in crisis due to coalition compulsions. आपको भी पता है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार डगमगा सी गई थी बीच में, और इस डील की वजह से डेफिनेटली लोगों का कॉन्फिडेंस वापस से बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट में बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्ट हो गया। The deal marks a historic and significant step towards peace in Middle East। कह नहीं सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट की पीस में सिर्फ एक डील से बात नहीं बनेगी, जिस डील में इजराइल और सिर्फ यूएई है, बिकॉज वहां पर फिर हमें टर्की से लेकर सारी और कंट्रीज की भी बात करनी पड़ेगी, सीरिया वगैरह जो कंटिन्यूसली अपने डाउट्स रेज कर रहे हैं। सो अगेन दिस विल बी दी राइट आंसर, ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आएगा। सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन, थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग आप इसको कह सकते हो। द पीस डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई कैन आल्सो बी सीन एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन द मिडिल ईस्ट रीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ इंडिया इन द मिडिल ईस्ट। इनमें से कौन सा इंडिया के स्ट्रैटेजिक गोल के हिसाब से नहीं है? पॉइंट कहता है, ऑप्शंस अगर हम देखें, इंडिया शुड रिवैम्प इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन विद यूएई। ये तो हमें वैसे भी एनी हाउ करना ही है। सो क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखते हैं, कह रहा है कि नॉट रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ इंडिया, तो भाई ये तो स्ट्रैटेजिक गोल से रिलेट करेगा। इंडिया शुड मूव फास्ट टू कैप्चर द एक्सटेंडेड नेबरहुड मार्केट बिफोर इट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। अगेन ये क्वेश्चन के वैलिडिटी में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत एब्सर्ड इसमें पॉइंट्स बन रहे हैं, और इसका कोई भी हम कहें प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ऑब्सोलीट आपको नजर आते हैं। चाइना के रिलेशन में इंडिया का कॉन्टेक्स्ट समझ आता है, बट इस पीस डील से इस रिलेशन को कोई असर नहीं होगा डायरेक्टली। बट एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इंडिया शुड इंश्योर स्पेस फॉर ईरान इन एनी फ्यूचर सिक्योरिटी डील इन द रीजन। अगेन अ सब्जेक्टिव नेचर स्टेटमेंट। ईरान की फ्यूचर सिक्योरिटी डील में इंडिया को क्यों इन्वॉल्व किया जाए? क्लैट नोज द थिंग। सो हमारा इससे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो इन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया है। मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ऐसा क्यों किया गया है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका थॉट, मेरा थॉट और एग्जामिनर का थॉट मैच करे, दिस विल नॉट बी द केस। ईरान और यूएसए का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ा। कहीं ना कहीं यूएसए ईरान को उस रिस्पेक्ट में सैंक्शंस लगाकर दबाने की कोशिश कर रहा है। अब यूएसए की डायरेक्ट पार्टनरशिप हो गई दो कंट्रीज के साथ, जहां पर वो एज अ विटनेस बैठा, वो है इजराइल एंड यूएई। तो कहीं ना कहीं कमांडिंग पोजीशन अगर अमेरिका को रखनी है तो उसको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि उस पूरे रीजन में उसको हर एक कंट्री के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना होगा, जिसमें कुछ कंट्रीज हैं जो कि उसके फेवर में नहीं है अभी। अब यहाँ पर बात कह रहा है कि इंडिया अगर ईरान को लेकर साथ में रखता है फ्यूचर डील में कि भाई हम एक विंडो इसके साथ ओपन रखेंगे, तो वो एक स्ट्रैटेजिक गोल हमारे लिए कोई भी नहीं है। इनके कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह रहे हैं, बट अगेन हमारे लिए ईरान भी एक बिजनेस पार्टनर है, तो हमें वो चीज भी देखनी होगी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें आंसर के साथ जाने में दिक्कत होगी, और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फिर से एक बहुत क्वेश्चन का लेवल अगर मैं कहूँ तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आएगा कि इनमें से क्या सही है।
इजराइल डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल, इजराइल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बेसिक लॉज होते हैं। द इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ऑर्डिनरी लॉ। नो, ऑर्डिनरी लॉ तो नहीं है, बट गवर्निंग लॉज हैं उनके। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पहले पॉइंट में भी यही कह रहा है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बट अ बेसिक लॉ ऑफ 1950, बिल्कुल सही बात। 1949 की आजादी के बाद से उन्होंने एक 14 पॉइंट का बेसिक लॉ बनाया हुआ है एंड वो उसी के बेसिस पर चलते हैं। इजराइल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1967। नो, तो सही ऑप्शन इसमें से हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, Israel is a theocratic Jewish nation, but it follows a legal pluralism. Accordingly, it has legal pluralism की जब भी हम बात करते हैं, यानी बहुत अलग अलग रिलीजन को वहाँ पर देखा जाता है बहुत, और सबके लिए। अब इजराइल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सभी रिलीजन के अपने अपने कोर्ट ऑफ लॉज होते हैं। तो उसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यूइश कोर्ट टू डिसाइड केसेस ऑफ ऑल रिलीजन कम्युनिटीज। नहीं, एक बार में ज्यूइश कोर्ट सारे के सारे रिलीजन कम्युनिटीज को एक साथ नहीं देखता। सेक्युलर कोर्ट्स विल अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज। नहीं जी, वहां पर ये भी नहीं है। ईच रिलीजन कम्युनिटी हैज इट्स ओन रिलीजियस कोड। अभी जैसा कि हमने बात की कि सबके अपने अपने रिलीजियस कोड हैं और सबके पर्सनल लॉज जो होते हैं, हर एक रिलीजन के पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल लॉज एंड पब्लिक लॉज। डिस्टिंक्शन तो है। तो यहां पर उसने पूछा कि सही क्या है इसमें, तो सही इज ऑप्शन सी। आपके लेवल से ये भी बियॉन्ड है। सो अगेन एज यू कैन सी, क्लैट का अगर हम पूरे का पूरा सेट देखें, जीके का पूरे का पूरा अगर हम सेक्शन को एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको कि हमें समझने की ज़रूरत है। सिंस दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द चेंजेस वर मेड एंड देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट ईयर, डायरेक्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते थे। इस बार आपको टोटली रिवैम्प मॉडल देखने को मिला, जहाँ पर देयर वर 7 or 8 number of passages were there, 7 passages were there, and there were 5 questions associated with each of the passages. पैसेजेस के अगर हम कॉन्टेक्स्ट को लेकर देखें, जो टॉपिक्स उन्होंने उठाए हैं दे वर वेरी रेलेवेंट, बट क्वेश्चंस की पे अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि जिसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी पूछने की, जिसको मैं MKB टाइप क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, यानी मतलब कुछ भी टाइप क्वेश्चंस, और कुछ इसका मीनिंग नहीं है। सो अगेन आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा इस बार इन्होंने किया है, हम अगली बार ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे बेटर पेपर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि पहली बार में देयर आर सम लूप होल्स व्हिच हैव टू बी रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्स। तो डेफिनेटली इस बार इससे हम बेटर एक्सपेक्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। एनालिटिकल रीजनिंग इन जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि फैक्ट्स आर स्टिल देयर आर सर्टेन पैसेजेस जहां पर डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, ऑल दोज बर्निंग करंट अफेयर्स, वो तो हमें करना ही करना है। अलॉन्ग विद दैट स्टार्टिंग नॉलेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। सो अगर मैं कहूँ कि ये पेपर कैसा रहा ओवरऑल, LOD पे अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज अबव द मॉडरेट लाइन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में मैं इसको प्लेस करूंगा। एंड आइडियली स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो 20 से लेकर 23 तक विल बी ए गुड स्कोर। अबव 27 जिसने भी स्कोर किया है वो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि कमांडिंग वो रहे इस सब्जेक्ट में। और लेस देन 15 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर वर सम लूप होल्स व्हिच हैव टू बी चेक्ड अपॉन। बट ओवरऑल इट वाज बाकी सेक्शंस के अकॉर्डिंगली भी अगर हम पूरे पेपर को एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार का कट ऑफ रिड्यूस तो होगा फॉर श्योर। 80% से ज़्यादा, 80 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले आउट ऑफ 150 विल बी क्वाइट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइडियली इस पेपर में ज़्यादातर बच्चे जो लैंड करेंगे वो कहीं ना कहीं, मैं एक एवरेज अगर बोलता हूँ तो समवेयर बिटवीन 30 to 60 के बीच में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे। टॉप एनएलयूज के लिए सिलेक्शंस बियॉन्ड 80 पे रहेगा। Okay, so that's all in the subject of GK and CA. I, Ankit Jha, again on behalf of the, as a faculty member, complete this section, a complete analysis मैंने आपके सामने इसको रखा है, and now we'll certainly discuss the other exam जो कि बहुत important है, that is IELT. So in the next video we'll be doing the analysis of IELT in detail. Till then, stay safe, have a good day, bye bye, take care.